नमस्कार। प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि प्रशासन में या कार्यालयी क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है और उस प्रकार के अनुवाद की अनुवादकों से मूलभूत अपेक्षाएं क्या होती हैं और उस अनुवाद के पाठकों की अपेक्षाएं भी क्या होती हैं। हमारे सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि 70 वर्ष की 72 वर्ष की आज़ादी हम और हमारा देश देख चुका है, लेकिन हम आज भी अपने देश की भाषा में या भाषाओं में पूर्णतः आत्मनिर्भर होकर कार्य नहीं कर पा रहे, जबकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित भी कर दिया गया था और अपेक्षाएं थी कि बहुत जल्दी प्रारंभिक लगभग 15 वर्ष में हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे और समस्त कार्यों का निष्पादन संसद में, विधानसभाओं में, नगर निगमों में या अन्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों में हम हिंदी में कार्य कर पाएंगे। हम जानते हैं कि राज्य सरकारों के वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है राजभाषा के रूप में उनका प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से राजभाषाओं का पत्र व्यवहार हो या किसी भी प्रकार की औपचारिक लेन देन की व्यवस्था हो, उनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में रखना यह लगभग अनिवार्य सा है। तो क्या आवश्यकता हुई कि प्रशासन में हमें अनुवाद की बैसाखी पकड़नी पड़ी और फिर उस अनुवाद से या अनुवादक से हम क्या आशाएं अपेक्षाएं करते हैं, इस विषय पर हम मूलतः बात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र की सामग्री को जब हम देखें तो अनुवाद को अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि वो परकाया प्रवेश की साधना है। ये बड़ी कठिन साधना है। इसमें अनुवादक को मूल रचना या रचनाकार में प्रविष्ट होना होता है और उसके लिए अपने को बाहर छोड़ना होता है। ये बहुत दुर्लभ साधना है जो कि सामान्यतः कहा जाता है कि सबके बस का नहीं है, लेकिन अनुवादक यदि समर्पित है, निष्ठावान है और लोकहित और जनहित का कार्य समझकर कर रहा है, राष्ट्रहित का कार्य समझकर कर रहा है, तो उसे अपने आप को कहीं पीछे ले जाना होता है। वह केंद्र में भी नहीं रहता और प्रतिबिंबित या प्रकट भी नहीं होता। इसीलिए हिंदी में कबीर ने कहा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरें तो इह घर में जाई। तो अनुवाद में ये जो अनुवादक का अहंकार है, उसकी ईगो है, उसको बाहर छोड़ना होता है, इसलिए वो अप्रकट रहता है, वो प्रकट नहीं होता। यह एक अभ्यास आधारित विधा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा कहा जाता है। तो अनुवाद जो है, चाहे वो प्रशासन और कार्यालय के क्षेत्र का हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र का हो, कविता आदि का, गद्य आदि का हो, या टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का, तकनीक का हो, या संचार माध्यमों के क्षेत्र में हो, या भक्ति, दर्शन, अध्यात्म, योग आदि के क्षेत्र में हो, अनुवाद का निरंतर करने का अभ्यास जिसके पास होता है वही पहले से बेहतर और बेहतर अनुवाद को कर सकता है। तो प्रशासन में भी विशेष रूप से यह साधना साध्य कार्य है और साधना साध्य कार्य का अनुभव अनुवादक के समर्पण पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह तलवार की धार पर चलने के समान है। बहुत संतुलन बनाना पड़ता है
बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी चूक, जरा सी असावधानी वह ब्लंडर्स को जन्म देती है, अर्थ का अनर्थ कर देती है। इसलिए कार्यालयी साहित्य में अनुवाद की जो प्रक्रिया है, अनुवाद की जो प्रविधि है, वह विशिष्ट होती है, क्योंकि उसके साथ कई जोखिम जुड़े होते हैं। उसमें हम अपनी तरफ से छूट लेने का दुस्साहस नहीं कर पाते, नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह डूबने का और डूबते चले जाने की विधा है। एक मध्यकाल के कवि ने, बिहारी ने लिखा, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। यानी जो नहीं डूब सके वो डूब गए, और जो तर गए, पार लग गए, वो लोग हैं जो सर से पांव तक डूब गए। तो अनुवाद डूबने की विधा है। जब तक हम, कहा जाता है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जितने गहरे हम अनुवाद में उतरते चले जाते हैं उतना ही आत्मतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और हमें लगता है एक ट्रांसलेटर के, एक अनुवादक के रूप में, कि हमने कुछ अच्छा किया है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन के अनुवाद में भी निरंतर उसमें शामिल होना, उसमें विलय होना, उसमें डूबना, यह अपेक्षित है। हम जानते हैं कि इस आधुनिक विश्व निर्माण में जो अद्यतन, अधुनातन वैश्विक विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, उसमें हम अनुवाद की भूमिका असंदिग्ध पाते हैं। इस अद्यतन भारतीय विकास में अनुवाद को और उसकी आवश्यकता, अपेक्षा को हम लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। सभी दुनिया के देश अनुवाद को एक सशक्त उपकरण बनाकर, एक सशक्त साधन बनाकर चल रहा है, टूल है वो विकास का। इसलिए अनुवाद और अनुवाद की लोक स्वीकृति आज के युग में 21वीं शताब्दी में लगातार बढ़ रही है, और लोक समर्थन भी मिल रहा है। यह आत्म विस्तार का भी एक सशक्त साधन है। हर रचनाकार, हर लेखक, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि की, आत्मकथा आदि की, जीवनी आदि की, धर्म, दर्शन, भक्ति, प्रेम, या इसी प्रकार योग आदि, या विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में जो मूल रचनाकार है वह चाहता है कि उसकी लिखित रचना का अनुवाद हो और वो संसार तक पहुँचे। इसलिए पूरे विश्व को परस्पर जोड़ने में, विचार विनिमय करने में, समाज और संस्कृति को समझने में हम अनुवाद को युद्ध स्तर पर आत्मसात आज कर रहे हैं, और यह पूरी दुनिया इस ओर बढ़ रही है। इसलिए अनुवाद ने अब व्यवसाय के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, तकनीक, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, और प्रशासन आदि के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। कोई क्षेत्र अब अनुवाद से वंचित या रहित नहीं है। इसलिए यदि हम नई दुनिया में, आज के संसार में देखें तो हमारी सुबह अनुवाद के साथ होती है, और हम शयन कक्ष में अनुवाद के साथ ही जाते हैं। तो मानवीय रिश्तों को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच संप्रेषित करने का एक भागीरथ प्रयत्न अगर कोई है तो वो अनुवाद है। भारत देश कई वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहा। हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें मुगल शासक हम पर काबिज रहे। उस समय देश की राजभाषा फारसी यानी पर्शियन थी, और समस्त कार्य ज्ञान के, विज्ञान के, शिक्षा के, दीक्षा के और संपर्क आदि के, वो सब फारसी में हुआ करते थे। ये राज्यादेश था, राजा का आदेश था। फिर उसके बाद अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो देश की राजभाषा अब चहुमुखी अंग्रेजी के विकास के साथ स्थापित हो गई। ऐसे में भारतीय जनमानस, जो भारतीय भाषाओं का जनमानस था, उसकी भाषा कभी भी अंग्रेजी नहीं रही थी, फारसी भी नहीं रही थी, लेकिन व्यवस्था थी। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, जो जैसा राजा उसके आदेश का अनुपालन, प्रजा की व्यवस्था थी, तो अंग्रेजी सीखनी पड़ी, पढ़नी पड़ी। इसलिए
जो प्राचीन समय के पुराने शिक्षा दीक्षा के लोग थे, वो भले ही 5वीं और 8वीं कक्षा तक पढ़े हों, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी ठीक ठाक थी। 10वीं तक कोई पढ़ ले तो अंग्रेज़ी पर अच्छा अधिकार बना हुआ था, और उर्दू, अरबी, फ़ारसी भी पुराने लोग बहुत जानते थे। तो ऐसे में उस समय जब हमारी भाषाएं, जबकि हमारे देश के पास अपनी बहुत सी भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां रही हैं, जैसा मैंने बताया कि 1961 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये संकेत भी किया अपने एक सर्वेक्षण में, लिखित में है कि इस देश में 1618 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां विद्यमान थी, लेकिन हमारी किसी भी भाषा को हम प्रशासन की भाषा नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे उनकी ये इच्छा नहीं थी। ऐसे में आज़ादी के पूर्व भी प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता रहती थी, और आज़ादी के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत द्विभाषिकता पर बल देने से अनुवाद की आवश्यकता और अधिक सशक्त हो गई। इस तरह बहुत से अधिकारियों और जनमानस के बीच में यदि संवाद स्थापित करने का कोई सशक्त माध्यम था, उपाय था, तो वह अनुवाद था। बिना अनुवाद के हम शासन प्रशासन में अधिकारियों से, नियमों कानूनों से, व्यवस्था की जो तमाम शर्तें थी उनसे जुड़ नहीं पाते थे, और जन सामान्य अंग्रेजी से, फारसी से उस तरह परिचित नहीं था। तो ऐसे में अनुवाद का आश्रय तो लेना ही होता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि दारा शिकोह ने तो औरंगज़ेब के समय में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का, वैदिक औपनिषदिक साहित्य का अनुवाद भी किया। तो साहित्य के अनुवाद की परंपरा विद्यमान थी, प्रशासन के अनुवाद की परंपरा विद्यमान थी, किंतु औपचारिक रूप से हम हिंदी या भारतीय भाषाओं में उस तरह काम नहीं कर पाते थे। और उसका एक कारण यह भी था कि जिस हिंदी में अनुवाद की स्थिति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह हिंदी खड़ी बोली हिंदी है, और यह खड़ी बोली हिंदी आज एक भाषा के रूप में स्थापित है। यह उस समय विद्यमान नहीं थी। यह तो आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में इसके आगमन को हम देख पाते हैं। जो हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है, या उसके बाद छायावाद आदि का युग है, इनमें खड़ी बोली धीरे 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 लोक स्वीकृत हुई, आत्मनिर्भर हुई, और गद्य आदि का लेखन भी उसमें शुरू हुआ। इसलिए हमने वहाँ से स्वतंत्र भारत की भाषा अपनी भाषा बन सके। उससे पहले तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली, ये सब साहित्य की भाषाएं थीं। साहित्य सृजन हो रहा था, संपर्क संवाद हो रहा था, लेकिन ज्ञान विज्ञान से ये भाषाएं नहीं जुड़ पा रही थीं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अधिकारियों और जनमानस के बीच संवाद स्थापित करने में भी अनुवाद की भूमिका उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण रही। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, आज तो बाजार का युग है, और हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो उत्पाद हैं वो हर देश में बिक रहे हैं। हमारे देश के उत्पाद भी दुनिया के बाज़ारों में बिक रहे हैं, और दूसरे देशों के उत्पाद हमारे देश में भी खूब बिक रहे हैं, हमारी भाषाओं में बिक रहे हैं। तो ऐसे में व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद ने एक सशक्त, बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु की भूमिका निभाई है। इसलिए प्रशासन में भी अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्य रूप से बन गई। क्यों? क्योंकि इस बाजार के मूल में भी प्रशासन तो काम कर रहा है, चाहे वो कोई प्राइवेट संस्था हो, निजी संस्था हो या सरकारी संस्था हो। लेन देन का, विचार विनिमय का, आदान प्रदान का, आयात निर्यात का, ये जितना भी कार्य है यह इससे जुड़ गया। इसलिए अनेक समृद्ध भारतीय भाषाओं को शासकों ने प्रशासन के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होने दिया, और स्वतंत्र भारत में यानी 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमें ये चिंता करनी पड़ी कि किस देश में, किस भाषा में हम अपना देश चलाएं। हमारी अपनी कोई भाषा राजकाज की, शासन प्रशासन की नहीं थी। इसलिए हमने 14 सितंबर 1949 को जाकर लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद, सर्वेक्षण आदि के बाद
हमने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि हम केंद्र सरकार की राजभाषा यानी राजकाज की भाषा हिंदी को बनाएं। भले ही अंग्रेजी की बैसाखियां भी चलती रहें, लेकिन हिंदी में धीरे धीरे हम कामकाज शुरू करें, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र देश की अस्मिता की पहचान वहाँ की भाषा होती है। हम अंग्रेज़ को तो अपने देश से निकाल सके, लेकिन अंग्रेज़ी को नहीं निकाल सके, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ी पर उस समय आश्रित रहना हमारी विवशता थी। हमने राष्ट्र के विकास को चुना, भाषा को हमने दूसरे नंबर पर रखा। ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा हिंदी के जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए, द्विभाषिकता को स्वीकारते हुए अनुवाद की अनिवार्यता को जो सुनिश्चित किया गया, वह 14 सितंबर 1949 को निर्णय हुआ। और फिर धीरे धीरे हम हिंदी के प्रचार प्रसार, शिक्षण प्रशिक्षण, हिंदी की संस्थाओं की स्थापना, हिंदी के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के विस्तार, मीडिया में, रेडियो टीवी में, अखबार में या पुस्तकों आदि के अनुवाद आदि के माध्यम से हम हिंदी का विस्तार कैसे करें, भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की संभावनाओं को कैसे जागरूक करें, कैसे उजागर करें, उस पर भी विचार किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम बना, उसके अंतर्गत भी राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार आदि के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण आदि के लिए, कार्यान्वयन के लिए बहुत से प्रावधान थे। कुछ संशोधन किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए, उसे समृद्ध किया गया और 1967 में उसी राजभाषा अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया। तो राजभाषा अधिनियम जो संघीय समस्त कार्यों में द्विभाषिकता की स्थिति को अपनाने पर बल देता है और राजभाषा हिंदी का अनुप्रयोग विशेष रूप से धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया जाता है। इससे हिंदी को बल मिला और सभी सरकारी कार्यालयों में या संबद्ध निगमों आदि में हिंदी में कामकाज की एक पृष्ठभूमि बनी, एक मनोभूमि बनी और एक आधारशिला उसकी तैयार हो गई। किंतु अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज के सभी प्रयोजनों के साथ चलते रहने की अनुमति भी दी गई, क्योंकि यदि हम एकदम अंग्रेजी के कार्य को छोड़ देंगे तो हम हिंदी, क्योंकि सबको उस तरह से शासन प्रशासन की भाषा के रूप में नहीं आती, उसका ज्ञान उसका बोध नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, इसलिए हमारे देश का विकास रुक जाएगा। हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की आधारशिला सशक्त करते चलें, ये निर्णय लिया गया। परिणामतः अंग्रेजी हिंदी के रूप में द्विभाषिकता की व्यवस्था लागू हुई और दीर्घ काल तक चलते रहने की इसकी एक पृष्ठभूमि बन गई। उसी का परिणाम है कि सरकारी आदेश, सरकारी अनुदेश, सरकारी अनुदेशों का अनुपालन, यह करते हुए हिंदी के प्रयोग को और अधिक महत्व दिया गया। सरकार के व्यस्त कार्यों में, समस्त कार्यों में, संकल्प आदि में, आदेशों में, नियमों, अधिसूचनाओं में, प्रशासनिक तमाम तरह के गतिविधियों में और जितने रिपोर्ट या प्रतिवेदन आदि हैं, उन सब में हिंदी के अनुप्रयोग की अनिवार्यता यह लगभग सुनिश्चित हो गई। आज अगर लगभग 70-72 वर्ष के बाद हम पीछे मुड़कर देखें तो मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कह सकते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी। 47 में आज़ादी के समय हमारे पास अपनी कोई भाषा राजकाज की नहीं थी। 49 में हमने निर्णय लिया, उसके बाद हमने 61 में जाकर शब्दावली आयोग का गठन किया। शब्दावली आयोग ने प्रशासन की, ज्ञान विज्ञान की अवधारणात्मक शब्दावली बनाने का कार्य प्रारंभ किया और धीरे धीरे 65-66 के बाद शब्दावली हमारे सामने आने लगी और उसके कार्यान्वयन पर, उसके अनुप्रयोग पर बल दिया जाने लगा। और सुखद स्थिति यह है कि आज हमने लगभग इस आयोग के माध्यम से 9 लाख पारिभाषिक शब्द सभी अनुशासनों के मिलाकर बना लिए हैं, जिसमें अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली भी बृहत आकार की हैं दोनों, और विज्ञान की शाखाओं की शब्दावली, तकनीक की, प्रौद्योगिकी की, कंप्यूटर की, बैंक की, बीमा की या दूसरे अन्य क्षेत्रों की
इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंजीनियरिंग की, बहुत सारी शब्दावलियों के संग्रह हमने तैयार किए। यहाँ तक के शब्दावली के पारिभाषिक कोश भी हमने तैयार कर लिए। तो ऐसे में अंतर केवल इतना आया कि पहले अंग्रेजी ऊपर थी और हिंदी उसके अनुवाद के रूप में नीचे दी जाती थी। अब एक अच्छी सुखद स्थिति यह है कि भले ही अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हो, दोनों अनुवाद प्रशासन में कभी कभी ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों प्रकार के अनुवाद से जोड़ते भी हैं। लेकिन आज हिंदी ऊपर हो गई है और अंग्रेजी उसके नीचे आ गई है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद तो होता ही है, लेकिन हिंदी में मौलिक लेखन को भी प्रशासन में अब प्रोत्साहित किया जाने लगा है। किंतु अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज के सभी प्रयोजनों के साथ चलते रहने की अनुमति विवशता के कारण दी गई। परिणामतः अंग्रेजी हिंदी के रूप में द्विभाषिकता की व्यवस्था जो लागू हुई वह दीर्घकाल तक चलती रही। अब विभागीय नियमों में, मैनुअलों में, संविदाओं में, समस्त कार्यों में विधि सामग्री भी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएगी और इसका दायित्व विधि मंत्रालय को दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो वैधानिक मामले हैं, जो लीगल मैटर्स हैं, उनमें विधि मंत्रालय का शामिल होना अपेक्षित था। इसलिए जो विधि शब्दावली का निर्माण हुआ वह विधि मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा किया गया। पत्र व्यवहार, टिप्पणियाँ या फाइल आदि पर लेखन, ये सभी इसमें द्विभाषिकता अनिवार्य हो गई और हिंदी के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन के लिए संवाद द्वारा भाषा नीति विषयक संकल्प भी स्वीकृत किया गया और हिंदी के कार्यान्वयन, उत्तरोत्तर प्रयोग बाहुल्य आदि के प्रयास भी विधिवत किए गए। तो यह जो प्रचार प्रसार के जितने भी उपाय थे, उन सब उपायों को सुविधाओं के साथ जोड़कर सरकार ने व्यवस्था की। और सुखद स्थिति यह भी थी कि बहुत सारे हिंदी से भी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना भी हुई। जैसे वर्धा में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, उसकी 4 शाखाओं की स्थापना हुई। तो उन सबको भी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण से जोड़ा गया। तो विधि संबंधी प्रशासनिक सामग्री के हिंदी अनुवाद का कार्य, उसका पूरा दायित्व विधि मंत्रालयों को सौंपा गया और विधि मंत्रालय के अंतर्गत एक राजभाषा विधायी खंड बनाया गया। जो निर्णय होंगे, जो जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदि के जो न्यायाधीश होंगे, वो कभी कोई निर्णय देंगे तो उनका अनुवाद भी निर्णय पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित होगा, अनुवाद कराया जाएगा। शब्दावली बनेगी, उसका प्रचार प्रसार, उसका विकास होगा। भारतीय संविधान का भी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया गया। इस तरह से ये तमाम जो विधायी क्षेत्र के, विधि क्षेत्र के जो दस्तावेज हैं, उनको भी हिंदी में लाने का कार्य किया गया। और इसी तरह असांविधिक कार्यविधि साहित्य जैसे फॉर्म, संहिताएं, मैनुअल आदि, इनके अनुवाद का दायित्व केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, पहले MHRD कहलाता था, उसमें, और 1971 में गठित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय की संस्था है, उसको इस प्रकार की असांविधिक कार्यविधि सामग्री का अनुवाद करने का दायित्व दिया गया। और दिन प्रतिदिन की विभागीय या कार्यालयी सामग्री का अनुवाद, उसका दायित्व संबद्ध मंत्रालयों को और उनके अंतर्गत स्थित स्थापित किए गए हिंदी अनुभागों को, जिसमें हिंदी अधिकारी, कनिष्ठ वरिष्ठ अनुवादक होंगे, उनको भी दिया गया कि वो स्वयं अपने आंतरिक सामग्री का अनुवाद करते चलेंगे। तीनों जो रक्षा सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसी तरह रेल मंत्रालय, डाक तार विभाग, इनको भी अपनी समस्त सामग्री, उसकी कार्यविधि की साहित्य सामग्री, इनका अनुवाद स्वतः करने का दायित्व इन मंत्रालयों को या इनके अनुभागों को दे दिया गया। संसदीय समस्त सामग्री, प्रश्नोत्तर, कागजात और दस्तावेज आदि के अनुवाद की व्यवस्था संसद के अंतर्गत ही की गई। इस तरह जिस कार्यालय या मंत्रालय में अनुवाद या अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, वहाँ की सामग्री का अनुवाद कार्यालय के बाहर योग्य अनुवादकों से मानदेय के आधार पर या
उनकी सहायता लेकर करवाने के प्रावधान भी कर दिए गए। तो हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित उपक्रमों, निगमों आदि को भी अपनी असंवैधानिक विधिक प्रशासनिक सामग्री इसके अनुवाद से के लिए संबद्ध मंत्रालयों या कार्यालयों आदियों की तरह केंद्रीकृत अनुवाद सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जबकि सांविधिक सामग्री के अनुवाद की जिम्मेदारी विधायी विभाग के राजभाषा खंड को दे दी गई। तो कुल मिलाकर देश में बहुत से कार्यालयों, संस्थाओं, इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मानदेय के आधार पर अथवा सहायता के रूप में अनुवाद कराया गया। अनुवाद ब्यूरो, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, हिंदी अनुभाग या हिंदी कक्ष जो अलग अलग बैंकों में, कार्यालयों में, मंत्रालयों में, कंपनियों, उपक्रमों में बने थे, वो सब भी इसमें सहयोगी बने और ये कार्य आज भी वहाँ चल रहा है। और आने वाले समय के बाद राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना भी की गई। कुल मिलाकर अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकारी स्तरों पर बहुत सारे कार्यालयों में की गई। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने बहुत से अनुवादक तैयार किए, उनको 3 महीने का, 15 दिन का, 1 सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया। तो अंत में कुछ अपेक्षाएं जो इस प्रकार हैं कि प्रशासनिक अनुवादक कार्य के निष्पादन हेतु जो उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि अनुदित सामग्री की भाषा सरल हो, सहज हो, बोधगम्य हो। प्रशासन में, कार्यालय में अवांछित पांडित्य प्रदर्शन भाषा में और अनुवाद में न हो, वाक्य संक्षिप्त हों, लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप हों, सुनिश्चित मानकों का और मानक वर्णमाला और लिपि चिन्हों का प्रयोग वहाँ किया जाए और विविध रूढ़िबद्ध रूपों का ही निर्वाह करते हुए अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। स्रोत भाषा की प्रकृति या व्याकरणिक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा पर आरोपित न किया जाए। निर्धारित मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग करते हुए इस अनुवाद को आगे बढ़ाया जाए और अनुवाद सरलीकरण के नाम पर अवधारणा से छेड़छाड़ न करे और सहजता के नाम पर, सरलता के नाम पर विकृतीकरण भाषा का भी न करे, ये अपेक्षाएं की गई। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुवाद प्रशासन में एक कठिन, दुष्कर, चुनौती भरा कार्य है, लेकिन बहुत आवश्यक, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और उसकी अपेक्षाओं को हम आपसे साझा कर सके। विराम लेते हैं इस कार्यक्रम में और अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।